स्टूडेंट, आज के सेशन में नया टॉपिक नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, ये स्टार्ट हो रहा है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसे हर पहलुओं पे आपको समझना होगा, क्योंकि ब्रेन है तो हमारे शरीर के अंतर्गत जो भी हम सोच समझकर क्रिया करते हैं, ऐच्छिक क्रिया करते हैं, उन सभी क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के द्वारा होता है। नर्वस सिस्टम को ऐसे तो बहुत सारे पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल के भी कई पार्ट हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के रूप में, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक के रूप में। बट अभी मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि नर्वस सिस्टम जो होता है, इस नर्वस सिस्टम में जो भी तंत्रिका है और जो भी तंत्रिकाएं इससे संबंधित क्रिया में भाग लेते हैं, वो सभी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। और इसमें पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्टूडेंट्स, आप जानते हो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होते हैं, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी दो पार्ट से मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है। पहला होता है ब्रेन, यानी हमारा मस्तिष्क, और दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु। इस प्रकार हमारे नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो प्रकारों में बांटा गया है, या यूं कह सकते हो कि दो संरचनाएं मिलकर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम का निर्माण करते हैं। उसमें एक है ब्रेन यानी मस्तिष्क, और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरु रज्जु। अब देखो, इसकी उत्पत्ति बात करते हैं। सबसे पहले किस प्रकार से होता है? अगर उत्पत्ति की बात करें, इसके ओरिजिन की बात करें, तो सबसे पहले जब एक ओवम और एक स्पर्म में निषेचन होता है, और निषेचन के बाद इसमें जायगोट नाम की एक संरचना का निर्माण होता है। जायगोट के बाद बन जाता है मोरूला। जब 16 कोशिकाएं संरचना बनते हैं, 8 से लेकर 16 सेल स्टेज, तो मोरूला कहते हैं। फिर बनता है ब्लास्टुला। ब्लास्टुला इसके बाद की अवस्था है। ब्लास्टुला के बाद बनता है गैस्टुला, और इस गैस्टुला अवस्था में, यानी माता के गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण के रूप में विकास को प्राप्त करने वाला अवस्था, जब गैस्टुला अवस्था में पहुंचता है, तो इसमें एक न्यूरल ट्यूब का निर्माण होता है। इस गैस्टुला के बाद एक न्यूरल ट्यूब नामक संरचना का निर्माण होता है। आप इसे इस प्रकार की एक ट्यूब मान लीजिए, न्यूरल ट्यूब। अब ये कोई ट्यूब नहीं है, इसका नाम है, इसलिए मैं आपको ट्यूब के जैसा दिखा रहा हूँ। तो न्यूरल ट्यूब नाम की एक संरचना बनता है। इस संरचना के दो भाग हैं, एक ऊपर का भाग है और एक इसमें निचला भाग है। अब देखो, इस नर्व ट्यूब में गैस्टुला अवस्था जब प्राप्त हो जाता है भ्रूण ये विकास के दौरान, तो इसमें ऊपर वाले भाग जो होते हैं, इससे बन जाता है इस नर्व ट्यूब का, यानी इसे आप न्यूरल ट्यूब कह रहे हो, इस न्यूरल ट्यूब का ऊपर वाला भाग, यानी ये वाला जो भाग है, ये बनाता है ब्रेन को, और इसका जो नीचे वाला भाग है, ये भाग बनाता है इसके स्पाइनल कॉर्ड को। यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ब्रेन है, इस ब्रेन का जो नर्व ट्यूब है या न्यूरल ट्यूब है, इसके द्वारा ब्रेन जो बनता है, ये ऊपर वाले भाग से ब्रेन बनता है, और नर्व ट्यूब के निचले वाले भाग से स्पाइनल कॉर्ड का निर्माण होता है। अब ये दोनों जुड़े रहते हैं, ये जो ब्रेन हमारा है और रीढ़ की हड्डी के अंदर पाए जाने वाले मेरुरज्जु जो स्पाइनल कॉर्ड है, वो दोनों इंटरकनेक्टेड होते हैं। ये जो भी कार्य करेगा, ये त्वरित कार्यों को कराने में सपोर्ट करता है, जिसमें रिफ्लेक्स एक्शन, प्रतिवर्ती क्रिया वगैरह संबंधित है। और ब्रेन सोच समझ करके, विचार के बाद किसी भी प्रकार के कार्यों को संपादित करता है। अब देखो, एक बच्चा
जब पैदा होता है तो पैदा होने के साथ ही उसके ब्रेन के जो कोशिकीय संरचनात्मक रूप है न्यूरॉन के रूप में वो कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन हम बात करें कि ब्रेन जो होता है इस ब्रेन का डेवलपमेंट कब होगा, कितना होगा, तो ब्रेन के डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, मस्तिष्क के विकास की अगर मैं बात करूं, तो जन्म के पश्चात जब बच्चा 2 वर्ष को प्राप्त करेगा, यानी बच्चा 2 वर्ष का हो जाता है, जन्म के पश्चात जब बच्चा 2 वर्ष का होगा तो ब्रेन का 70 से 80% भाग विकसित हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ ब्रेन, यानी ब्रेन का 70 से 80% भाग विकसित हो जाएगा। और जब बच्चा 6 वर्ष को प्राप्त कर लेगा, यानी बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है, प्राप्त कर लेता है, तो लगभग 99 से लेकर 100% जो ब्रेन है वो विकसित हो जाता है। यानी जन्म के समय ब्रेन विकसित नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि बच्चा गर्भ के अंदर से ही बहुत सारी बातों को, बहुत सारे शब्दों को, उसके आव भाव को वो महसूस करता है। सोनोग्राफी मशीन जब पेट के ऊपर एक माउस सा होता है, उसमें लाइट जिरकोनेट डाल करके जब चेक करते हैं कि बच्चा कैसा है, तो एक अल्ट्रासाउंड जाता है पेट के अंदर। अल्ट्रासाउंड से बच्चा घबराता है, बच्चा भागता है, मतलब अपने प्लेसेंटा के साथ जुड़ा रहता है, लेकिन उसके बाद भी वो पीछे की तरफ हटना चाहता है। यानी उसको साउंड के प्रति संवेदना, उसको विभिन्न प्रकार के वातावरणीय जो घटनाएं होती है, जैसे किसी प्रकार का एक्टिविटी होता है, उसके प्रति संवेदना उसे प्राप्त होता है और ब्रेन तब से कार्य करना शुरू करता है। लेकिन ब्रेन का 70 से 80% भाग जन्म के 2 वर्ष बाद उसका लगभग डेवलप हो जाता है और 6 वर्ष बाद लगभग 100% तक ब्रेन डेवलप हो जाता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मत है। और अगर हम बात करें स्पाइनल कॉर्ड की, अब ब्रेन के बाद इसी जगह लिख देता हूँ, अगर मैं स्पाइनल कॉर्ड की बात करता हूँ, यानी मेरुरज्जु की बात करता हूँ, तो 5 से 6 वर्ष को प्राप्त करने पर स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होता है, डेवलप हो जाता है। यानी जब बच्चा 5 से 6 वर्ष को प्राप्त करेगा, यानी जब ब्रेन लगभग 90 से 99 से 100% सक्रिय होगा, तभी स्पाइनल कॉर्ड भी 5 से 6 वर्ष की उम्र में लगभग 100% इसमें भी सक्रियता प्राप्त हो जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड सक्रिय पूर्वक कार्य करेगा। अब देखो कुछ बातें ब्रेन से संबंधित, सम पॉइंट्स, और इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। अब हमें इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट पढ़ना है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो मैं पहले बात करूंगा ब्रेन का। देखो ब्रेन, अगर मैं बात करूं सम पॉइंट्स रिलेटेड टू ब्रेन, यानी ब्रेन से संबंधित कुछ बात अगर मैं आपको बताऊं, तो ब्रेन बॉक्स नामक एक संरचना में बंद रहता है। ब्रेन बॉक्स नामक एक संरचना में बंद रहता है, यानी ये जो खोपड़ी होता है जिसको हम लोग क्रेनियम कहते हैं, इस क्रेनियम के अंदर बंद रहता है। तो आप ये कह सकते हो ब्रेन बॉक्स, और ब्रेन बॉक्स को जो अस्थि घेरे रहती है उसे क्रेनियम नामक अस्थि कहते हैं। और क्रेनियम जो होता है ये कई प्रकार की अस्थियों से मिलकर बना होता है, जो बोन्स के टॉपिक में आप पढ़ोगे, फिर भी नाम सुन लो। ये क्रेनियम बना होता है फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑसिपिटल, स्फेनॉइड और इथमॉइड, इस प्रकार की कुछ अस्थियों से मिलकर बना होता है और इसमें अचल संधि होता है और इस पूरे संरचना को ब्रेन बॉक्स कहते हैं। तो ब्रेन बॉक्स के अंदर ब्रेन सुरक्षित रहता है, यानी ब्रेन पाए जाते हैं। ब्रेन बॉक्स के अंदर ब्रेन पाए जाते हैं, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, ब्रेन जो होता है इसकी उत्पत्ति भ्रूणियों, एम्ब्रियोनिक इक्टोडर्म से होता है, इक्टोडर्म के द्वारा होगा। तीसरा जो मैं अभी बताया था, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की उत्पत्ति गैस्ट्रुला अवस्था के पश्चात शुरू होगा। गैस्ट्रुला अवस्था के पश्चात
ब्रेन का डेवलपमेंट प्रारंभ होगा। अगला, अगर मैं बात करता हूं एक स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति है जो एडल्ट अवस्था को प्राप्त कर चुका है और ये स्वस्थ भी है, और स्वस्थ और वयस्क व्यक्ति में अगर मैं मेल की बात करता हूं और अगर मैं फीमेल की बात करता हूं तो ब्रेन का जो वजन है, ब्रेन का जो वेट है वो मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है, वयस्क मेल में लगभग 1400 ग्राम और फीमेल में लगभग 1250 ग्राम ये होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें एकदम फिक्स है, लेकिन लगभग ये 1250 ग्राम फीमेल में और 1400 ग्राम मेल में होता है। तो हम कह सकते हैं कि वयस्क में ब्रेन का जो वजन है वो 1200 से लेकर के 1400 ग्राम के मध्य में होता है। किसी किसी में ये ब्रेन का वजन थोड़ा कम हो सकता है, तो 1200 से 1400 ग्राम के मध्य में होता है। और अगर ये स्वस्थ अवस्था में है तो बहुत अच्छा कंडीशन है। लेकिन ये कदापि ना समझें कि फीमेल के ब्रेन का वजन कम है तो सोच समझ में कोई फर्क होगा, नहीं। ये तो क्रियात्मक रूप है। अगर मैं ब्रेन के अंदर बात करता हूँ तो ब्रेन में लगभग 100 बिलियन की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हो, 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। यानी ब्रेन के अंदर में 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं और मेल में और फीमेल में न्यूरॉन की संख्या उसी रूप में होगा समान, और कार्यात्मक रूप भी समान, या किसी के अंतर्गत जो केमिकल संचरण ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा वो मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकती है। इस प्रकार से ये जो ब्रेन के कुछ पॉइंट्स हैं जो विकासीय क्रम में पाए जाते हैं उसको इसमें बताया गया है। अब मैं बता रहा हूँ कि ब्रेन किस प्रकार से डेवलप हो रहा है। बच्चों, अब मैं बात करता हूँ कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, यानी मनुष्य के मस्तिष्क के भ्रूणीय विकास के दौरान किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है और किस किस प्रकार के टर्म इससे संबंधित है। कि टर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखो, एक बच्चे का विकास हो रहा है, भ्रूणीय विकास में गैस्ट्रोला के बाद ब्रेन बन रहा है इक्टोडर्म के द्वारा। तो जब इक्टोडर्म ब्रेन को बनाएगा तो ये ब्रेन लैटरली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 3 पार्ट में डिवाइड होगा ऐसे, और फिर बाद में ये कंप्रेस्ड होता जाएगा, यानी पास हो जाएंगे। पास आने के बाद फिर इसके डेवलपमेंट एक नियत रूप में जैसा होना चाहिए वैसे होगा। अब जैसे ये वाला पार्ट है, इसको ऊपर वाली भाग कहते हैं, सामने वाला भाग कह सकते हो, इसे प्रोजेनसिफ्लॉन कहते हैं, प्रोजेनसिफेलॉन। इस वाले भाग को मेजेनसिफेलॉन कहते हैं, MESENCEPHALON, और इसे रोम्बेनसिफेलॉन कहते हैं, रोम्बेनसिफेलॉन कहते हैं। अब देखो बच्चों, ये जो है प्रोजेनसिफ्लॉन, इससे अग्र मस्तिष्क का निर्माण होगा, और अग्र मस्तिष्क को लिटरली प्रोजेनसिफ्लॉन कहते हैं। इंग्लिश में इसे फोर ब्रेन कहते हैं, यानी फोर ब्रेन का निर्माण प्रोजेनसिफ्लॉन के रूप में होगा। दूसरा, मध्य मस्तिष्क जो है उसका निर्माण मेजेनसिफ्लॉन के रूप में होगा, और इसे मिड ब्रेन कहते हैं, यानी मिड ब्रेन का निर्माण मेजेनसिफ्लॉन के द्वारा होता है। अब हम बात करते हैं रोम्बेनसिफ्लॉन, इसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं, पश्च मस्तिष्क, और इसे इंग्लिश में हिंड ब्रेन कहते हैं, हाइंड ब्रेन के रूप में इसका नाम दिया गया है। तो आपने ये भी समझ लिया कि ब्रेन को 3 भागों में बांटा गया है। एक भाग प्रोजेनसिफ्लॉन अग्र मस्तिष्क, दूसरा भाग मेजेनसिफ्लॉन मध्य मस्तिष्क, और तीसरा भाग जो है रोम्बेनसिफ्लॉन पश्च मस्तिष्क। अब देखो, ये जो है इसे आगे और भी कई टर्मों में डिवाइड किया गया है, और इस टर्म को भी आपको समझना होगा। प्रोजेनसिफ्लॉन को 2 भागों में बांटा गया है, टीलेनसिफ्लॉन, टीलेनसिफेलॉन,
और डायनसिफेलॉन, ये दो भागों में इसे और बांटा गया है। किसे? प्रोजेनसिफेलॉन को। इसी प्रकार से मेजेनसिफेलॉन की बात करें तो इसका कोई नाम नहीं है, तो मेजेनसिफेलॉन को आगे और डिवाइड नहीं करते हैं, तो इसको मेजेनसिफेलॉन के नाम से ही लिख देते हैं। मेजेनसिफेलॉन के नाम से ही इसको इंडिकेट किया, क्योंकि इसका कोई आगे फर्दर डेवलपमेंट में विशेष कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, कोई संरचना का निर्माण नहीं होता। जबकि रोम्बेनसिफेलॉन फिर दो भागों में विभाजित होता है। इसमें से एक होता है मेटासिफेलॉन, मेटासिफेलॉन, और इसमें दूसरा होता है माइलेनसिफेलॉन, माइलेनसिफेलॉन, यानी मेटासिफेलॉन और माइलेनसिफेलॉन। तो अब देखो बच्चों, अगर हम 12th स्टैंडर्ड तक जाते हैं तब तो प्रोजेनसिफेलॉन, मेजेनसिफेलॉन, रोम्बेनसिफेलॉन या अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क बोल दो काफ़ी है, लेकिन नीट लेवल तक जाने के लिए आपको इन टर्म को जानना चाहिए, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बन गया कहीं कोई तो आप उस टर्म को समझना होगा, क्योंकि एनसीईआरटी इस तरह के क्वेश्चनों में इनको तो एक्सप्लेन कर रहा है, बट इनके संबंधित इन पॉइंटों को अब आपको जानना होगा। तो देखो, पहला है टिलेनसिफेलॉन, दूसरा है डायनसिफेलॉन। ये दो पार्ट बने प्रोजेनसिफेलॉन से। मेजेनसिफेलॉन का कोई पार्ट नहीं है, इसलिए मेजेनसिफेलॉन नाम है। रोम्बेनसिफेलॉन का मेटासिफेलॉन और माइलेनसिफेलॉन। अब बात करते हैं कि सर इससे क्या बनता है, यानी इस हिस्से से क्या बनेगा, तो बाद में ब्रेन का कौन सा हिस्सा बनेगा, तो ब्रेन का पार्ट इससे बनेगा। तो ब्रेन का कौन सा पार्ट बनेगा, जरा देखो। ब्रेन में टिलेनसिफेलॉन सबसे बड़े और मुख्य संरचना का निर्माण करता है, जिसे सेरिब्रम कहते हैं। सेरिब्रम, हिंदी में प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क का निर्माण होगा। ये लगभग 80% ब्रेन का हिस्सा बनाता है अकेला, और बाकी जो ये देख रहे हो ये सब मिलकर 20% हिस्से को बनाएगा, और सेरिब्रम सबसे बड़ा हिस्सा है। डायनसिफेलॉन से एक नहीं 3 संरचनात्मक स्ट्रक्चर बनेगा। इसमें से कुछ इंडोक्राइन के रूप में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एक होता है थैलेमस, दूसरा इसमें एपिथैलेमस, और तीसरा इसमें हाइपोथैलेमस। यानी डायनसिफेलॉन को 3 भागों में बांटा गया है, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। मेजेनसिफेलॉन से मिड ब्रेन का निर्माण होगा, मध्य मस्तिष्क। मिड ब्रेन जो है इसका निर्माण होगा, और इसके 2 पार्ट है, पूरा सेरिबेरी एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एक फ्लो चार्ट बनाऊंगा इसको आपको समझाने के लिए, तो उसमें ये नाम लिखूंगा। मेटासिफेलॉन से 2 संरचनाओं का निर्माण होता है। मेटासिफेलॉन से एक बनता है पोन्स वेरोलाई, ब्रेन की एक संरचना है, इसे पोन्स वेरोलाई कहते हैं, पश्च मस्तिष्क का। और दूसरा बनेगा इसमें सेरिबैलम, इसे हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क। और ये जो माइलेनसिफेलॉन है इससे निर्माण होगा मेडुला ऑब्लोंगाटा, जो हिंड ब्रेन का पार्ट है, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये हो गया आपके भ्रूणीय विकास, और भ्रूणीय विकास के दौरान एक एक करके संरचनाएं बनते गए और ब्रेन के सारे पार्ट्स को इसमें बना दिया। अब मैं आपको इसे ब्रेन के फ्लो चार्ट के रूप में आपको दिखा रहा हूं। तो देखो, ये देखना आपका रिवीजन भी हो जाएगा उधर वाला पार्ट, और ब्रेन के पॉइंट को भी समझ जाओगे। ब्रेन को विकासीय क्रम में 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रोजेनसिफेलॉन,
प्रोजेनसिफेलॉन, इसे अग्र मस्तिष्क कहते हैं, अग्र मस्तिष्क। ये हो गया पहला। दूसरा मेजेनसिफेलॉन, मेजेनसिफेलॉन, इसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं, इसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और तीसरा है रोम्बेनसिफेलॉन, रोम्बेनसिफेलॉन, इसे पश्च मस्तिष्क कहते हैं, पश्च मस्तिष्क कहते हैं। अब ध्यान दें, प्रोजेनसिफेलॉन जो है, इस प्रोजेनसिफेलॉन को फिर यहाँ पर दो भागों में बांटा गया है। अब मैं इस संरचना का नाम नहीं लिख रहा हूँ, ये तो एक बार लिख चुका हूँ। अब कौन कौन संरचना बट रहा है वो देखो। प्रोजेनसिफेलॉन या अग्र मस्तिष्क से दो संरचनाओं का निर्माण होता है। पहला होता है सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, और दूसरा होता है डायनसिफेलॉन, डायनसिफेलॉन। और ये जो है दो संरचनाएं अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं तो डायनसिफेलॉन को फिर तीन भागों में बांटा गया है। पहला है, इसमें आप देख रहे हो डायनसिफेलॉन का तीन भाग है, थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो पहला है थैलेमस, ब्रेन की एक संरचना है। एपिथैलेमस, एपिथैलेमस एवं हाइपोथैलेमस। अब मैं बात करता हूँ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये दो पार्ट से मिलकर ये बने होते हैं। एक होता है पूरा, स्पेलिंग ध्यान रखना, CRURA, ये थोड़ा सा स्पेलिंग ऐसा ही है, पूरा सेरिबेरी, पूरा सेरिब्री। और दूसरा है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। तो याद रखिए, हिंदी में कहेंगे पूरा सेरिब्री। और दूसरा है कॉर्पोरा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना। ये दो हैं। इनके अलावा इसमें एक हिस्सा होता है जिसे ऑप्टिक लोब कहते हैं, वो मिड ब्रेन में ही पाए जाते हैं। इसके अलावा जो इसमें मैं आपको ब्रेन की संरचना में दिखा दूंगा कि ऑप्टिक लोब क्या है और क्या कार्य करेगा। इसी प्रकार से इसमें भी एक संरचना एक्स्ट्रा रूप में आते हैं जिसे ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। ये ब्रेन के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। और ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है ये छिपा हुआ रहता है, ऑप्टिक लोब ये भी छिपा हुआ रहता है। बट ये संरचनाएं वास्तविक रूप से पूछा जाए तो ऑल्फैक्टरी लोब गंध का ज्ञान कराएगा, एक जोड़ी होता है। और ऑल्फैक्टरी लोब जो आपका प्रोजेनसिफेलॉन है, अग्र मस्तिष्क, इसका भाग है। और ऑप्टिक लोब जो है वो मध्य मस्तिष्क का भाग है। अब रह गया पश्च मस्तिष्क, तो इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। पहला पोन्स वेरोलाई, ये पूरा नाम है, पोन्स कह देते हैं बहुत सारे बच्चे, तो पोन्स वेरोलाई इसका पूरा नाम है। दूसरा नाम इसमें सेरिबेलम, सेरिबेलम, इसे हिंदी में अनुमस्तिष्क कहते हैं, अनुमस्तिष्क। और तीसरा है इसमें मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे को इस ब्रेन के सभी हिस्सों को पढ़ना है। और नर्वस सिस्टम में जो भ्रूणीय विकास होता है उसमें लैटरल फॉर्म में ब्रेन का विकास प्रारंभ होता है। और ब्रेन का विकास प्रारंभ होता है इक्टोडर्म से।
यानी भ्रूणीय इक्टोडर्म से इसका निर्माण प्रारंभ होगा। ब्रेन का निर्माण प्रारंभ होगा न्यूरल ट्यूब के ऊपरी भाग से, न्यूरल ट्यूब के ऊपरी भाग से इस ब्रेन का निर्माण प्रारंभ होगा। और इसे 3 भागों में बांटा है, प्रोजेंसिप्लॉन, मेजेंसिप्लॉन, रेम्ब्रेनसिप्लॉन। प्रोजेंसिप्लॉन से अग्र मस्तिष्क, इससे मध्य मस्तिष्क, इससे पश्चिम मस्तिष्क। और इसके 2 पार्ट है, टिलेनसिप्लॉन, डायंसिप्लॉन। टिलेनसिप्लॉन से सेरिब्रम, ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट और ये ब्रेन का सबसे मुख्य भाग है। इसी के कारण हमारे को मेमोरी और तमाम तरह के कार्य क्षमता और आईक्यू लेवल जो भी है वो सब इसी में है और ये ब्रेन के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। बाकी सब इससे अगर 20% है तो ये अकेला 80% है, यानी ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट। डायंसिप्लॉन 3 भागों से, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन बनेगा मेजेंसिप्लॉन के रूप में और इस पश्च मस्तिष्क को 2 भाग में बांटा गया है, मेटासिप्लॉन और माइलेंसिप्लॉन के रूप में। और इसमें से बनेगा मेटासिप्लॉन से पोन्स फेरुलाई और सेरिबेलम और माइलेंसिप्लॉन से मेडुला ऑब्लोंगाटा। और इसको मैंने फ्लो चार्ट के रूप में आपको दिखाई दिया। तो ये है ब्रेन का एक पॉइंट।